नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम और जय श्री राम। आज के लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा मेथड्स ऑफ कम्युटेशन के बारे में। उसमें विशेष तौर पर हम डिस्कस करेंगे आज करंट कम्युटेशन के बारे में और कुछ एग्जांपल्स के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो देखिए, पहले कम्युटेशन पर जाने से पहले, करंट कम्युटेशन को डिटेल में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कम्युटेशन कितने तरीके का होता है। तो बेसिकली कम्युटेशन के मेथड जो है वो दो होते हैं। एक तो होता है नेचुरल कम्युटेशन और एक होता है फोर्स्ड कम्युटेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा इनमें डिफरेंस जान लेते हैं। एक तो नेचुरल कम्युटेशन में हमेशा एसी वोल्टेज चाहिए आपको इनपुट साइड पर, लेकिन फोर्स कम्युनिकेशन के केस में आपको डीसी वोल्टेज इनपुट पे चाहिए होता है। दूसरा पॉइंट है कि एक्सटर्नल कंपोनेंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ नेचुरल कम्युटेशन, while in case of forced commutation external components are required. Third point is, in this natural commutation is used in controlled rectifiers and AC voltage controllers, while forced commutation is used in choppers and inverters. Okay, उसका अगला पॉइंट है कि जो नेचुरल कम्युटेशन होता है उसमें एससीआर टर्न ऑफ होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सप्लाई वोल्टेज होता है वहां पर। ओके, while in case of forced commutation SCR turns off due to the current and voltage both. So this is another important difference. नेक्स्ट पॉइंट है, नेचुरल कम्युटेशन के केस में नो पावर लॉस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग कम्युटेशन, एंड इन केस ऑफ फोर्स कम्युटेशन पावर लॉस इज देयर। कम्युटेशन करने पे पावर लॉस होता है। एंड लास्ट पॉइंट इज बेसिकली नेचुरल कम्युटेशन कॉस्ट जीरो, while in case of forced computation there is significant cost because we require external components for methods which is forced computation. Okay, अब देख लेते हैं करंट कम्युटेशन के बारे में थोड़े। ठीक है, तो ये आज का जो लेक्चर है मेनली करंट कम्युटेशन को मैं उसमें डिटेल में बताऊंगा। तो देखिए, करंट कम्युटेशन का जो सर्किट है आपके सामने यह मैंने दिखाया हुआ है। ये इसमें जो ब्लू कलर का सर्किट है वो मेन सर्किट है थायरिस्टर का, जिसमें T1 थायरिस्टर जो है वो आपका मेन थायरिस्टर है। और ये जो रेड कलर का सर्किट है वो ऑक्सिलरी सर्किट है, एक्सटर्नल सर्किट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्स्ड कम्युटेशन है, यहाँ पर एक्सटर्नल सर्किट की जरूरत होती है। तो ये जो रेड कलर का सर्किट है आपका, बेसिकली ये करंट कम्युटेशन के लिए आपने सर्किट एम्प्लॉय किया है। तो यहाँ पर देखिए T1 जो मेन एससीआर होता है और जो TA है जो यहाँ पर रेड कलर में दिखाया गया है, ये देखिए ये टी जो है वो आपका ऑक्सिलरी एससीआर है। अब यहाँ पर करंट कम्युटेशन को समझने के लिए यहाँ पर तीन एज्यूम्पशंस बहुत जरूरी हैं। ठीक है, नंबर वन एज्यूम्पशन क्या है कि जो जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसमें आप जो देख रहे हैं, ये कैपेसिटर जो लगा हुआ है इसका जो इनिशियल जो कैपेसिटर वोल्टेज हमने VDC लिया हुआ, मींस इसको एक्सटर्नली आपने किसी जरिए से आपने इसको चार्ज किया हुआ है। जो यहाँ पर वो सर्किट नहीं दिखाया गया, बट दिस कैपेसिटर इज एज्यूम टू बी चार्ज विद अ वोल्टेज ऑफ VDC। ठीक है, जो कि सोर्स वोल्टेज है। तो इतनी इस पे ऑलरेडी वोल्टेज आपकी चार्जिंग हो रखी है और पोलरिटी भी साथ के साथ यहाँ दिखाई हुई है। ठीक है, प्लस माइनस ये। तो इसको पॉइंट को ए ले लिया, इसको पॉइंट को ए, तो ए और बी के ए जो है वो बी के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है कि यहाँ पर जो लोड करंट है, जो लोड में जो करंट जा रहा है जिसको मैंने आई ऑन लिखा है, वो आपका कांस्टेंट है। मतलब ये जो लोड है वो करंट स्टिफ लोड है, इसमें करंट को कांस्टेंट माना गया है। ओके, मीन दिस इज एज्यूम टू बी हाईली इंडक्टिव लोड। थर्ड पॉइंट इज, रेफरेंस जो डायरेक्शन दिखाए गए हैं या जो पोलरिटीज दिखाई गई हैं वो पॉजिटिव मानी गई हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये IT1 है थायरिस्टर, जो मेन थायरिस्टर T1 में जो करंट है IT1 जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव है। इसी तरह जो लोड करंट का डायरेक्शन जो एरो दिखाया गया है वो भी पॉजिटिव है। या फिर आप जो करंट IC देख रहे हैं यहाँ पर, जो कैपेसिटर के जो करंट थ्रू करंट है वो भी पॉजिटिव है, और पोलरिटी। तो मींस दीज डायरेक्शंस आर रेफरेंस डायरेक्शन व्हिच आर एज्यूम टू बी पॉजिटिव। नेक्स्ट, तो T1 जब ऑन होगा, देखिए अब इसको सर्किट को समझने के लिए हमें दो तीन से चार स्टेप समझने पड़ेंगे कि सर्किट किस तरीके से ये वर्क करता है। तो यहाँ पर मेन मेन जो थायरिस्टर है बेसिकली वो T1 है। ठीक है, और ये रेड कलर वाला सर्किट है वो ऑक्सिलरी सर्किट है, जो कि इस T1 को टर्न ऑफ के काम में आता है। तो जब T1 को मैंने जब ऑन किया, मतलब ये T इक्वल टू जीरो पर हम एक मान के चल रहे हैं कि हमने T जो मेन थायरिस्टर है उसको हमने एक गेट पल्स दी है। ओके, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वेव फॉर्म बनी हुई है, इसमें आप देख रहे हैं ये जो देखिए ये T इसको मैं सर्किल कर रहा हूँ, ये T इक्वल टू जीरो पर आपकी ये वेव फॉर्म है। ठीक है, तो ये गेट पल्स दी गई है T इक्वल टू जीरो पर। तो T1 जब ऑन होगा, मतलब T इक्वल टू जीरो पर, तो उस समय आपको दो कंडीशंस और देखनी पड़ेंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है, तो कैपेसिटर की पोलरिटी ये पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डायोड है, ये बेसिकली डायोड उस समय रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ओपन सर्किट दिखाया गया। इसी तरीके से जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है वो आपका, ये पॉजिटिव पोलरिटी है उसके एनोड पर, नेगेटिव पोलरिटी कैथोड पर। इसका मतलब ये जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर है ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा, लेकिन एक्चुअली इसको गेट पल्स नहीं दी गई है, तो ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहेगा। ओके, तो दोस्तों एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ। डायोड जो है वो कैपेसिटर पोलरिटी की वजह से यहाँ पर रिवर्स बायस हो गया, लेकिन ऑक्सिलरी थायरिस्टर अभी फॉरवर्ड बायस्ड है, बट
उसको चूंकि गेट पल्स नहीं दी गई है इसलिए ये फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है। तो इस तरीके से आपकी ये दोनों पाथ इसके ओपन हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ अब जो जो ये जो लोड करंट है बेसिकली जो कांस्टेंट हमने अज्यूम की थी वो अब मेन थायरिस्टर के थ्रू चल रही है। तो इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि IT1 जो है वो I नॉट के बराबर है और IC आप देख सकते हैं यहाँ पर जीरो है क्योंकि ये पाथ इसको इसमें जो कैपेसिटर करंट है उसको जाने के लिए कोई पाथ नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब IT1 यहाँ पर I नॉट के बराबर और IC जीरो है। ओके, अब दूसरी चीज है टी इज इक्वल टू टी वन, मैंने एक इंस्टेंट ले रखा है। देखिए इस वेव फॉर्म में आप देख सकते हैं, देखिए ये जो सर्किल मैं दिखा रहा हूँ ये टी इज इक्वल टू टी वन है। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू टी वन की खास बात क्या है कि यहाँ पर इस टी वन पर मैंने ऑक्सिलरी थायरिस्टर को फायर कर दिया है, मतलब मैंने बेसिकली यहाँ पर गेट पल्स दी है। तो अब देखिए क्या हुआ, तो टी वन तक जीरो से लेके टी वन तक देखिए वेव फॉर्म क्या होगी, जो आई नॉट है बेसिकली ये जो आपकी करंट है मेन, वो आपकी जो लोड करंट है, ठीक है, वो लोड करंट के बराबर होगी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रेट ये दिखाया गया है, ये बेसिकली ये करंट है वो आपकी कांस्टेंट करंट है। ठीक है, और क्योंकि आई लोड में करंट तो आपका कांस्टेंट करंट फ्लो होगा, तो किसी भी टाइम पीरियड में या किसी भी इंस्टेंट पर लोड करंट को फ्लो करने के लिए किसी ना किसी कंपोनेंट या पाथ के थ्रू ये इसको पाथ कंप्लीट करना होगा। तो एक आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये आपका करंट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सेकंड थिंग इज ये IT1 है। IT1 का मतलब मेन थायरिस्टर के थ्रू जो करंट जा रही है वो भी आपकी अभी जब आप T1 तक ले रहे हैं तो ये T1 तक ये करंट कांस्टेंट है। ठीक है, अभी T1 तक की बात कर रहा हूं मैं। और IC में करंट जीरो है, तो देखिए यहाँ पर ये IC में करंट यहाँ पर जीरो दिखाई गई है, ये जीरो करंट है T1 तक। अब T1 पे क्या हुआ, T1 पे ये मैंने ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन कर दिया, तो देखिए जैसे ही मैं ऑक्सिलरी थायरिस्टर को ऑन करूंगा तो ऑक्सिलरी थायरिस्टर में के थ्रू करंट फ्लो होगी। और ये एलसी सर्किट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये अब ये सर्किट क्लोज हो गया, इस टी ए के ऑन हो जाने से एलसी सर्किट आपका हमारा क्लोज हो गया। लेकिन डायोड अभी भी रिवर्स बायस रहेगा, क्योंकि उसकी मैंने आपको कारण बताया कि डायोड की ये कैपेसिटर की जो पोलरिटीज है वो इस तरीके से कि डायोड अब रिवर्स बायस है। लेकिन ये जो सर्किट बना हुआ है नीचे, इसमें ये जो करंट फ्लो कर जाएगा क्योंकि ये आपका अब क्लोज सर्किट हो गया। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी स्विच के साथ एलसी सर्किट होता है तो उस केस में एक करंट फ्लो करेगा इस एलसी सर्किट में, जिसका डेरिवेशन मैंने लास्ट टाइम पर करके दिखाया था आपको, वो डिस्कस किया था, जो कि वैल्यू थी VDC अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा नॉट टी। तो इसका मतलब ये साइन वेव होगी, एक्चुअली साइनसॉइडल वेव फॉर्म होगी। जो ये जो इसमें एलसी सर्किट में जो करंट का जो एरो दिखाया गया है बेसिकली वो आपका साइनसॉइडल वेव होगी। और ये करंट जो है बेसिकली आपकी ये डायरेक्शन में फ्लो करी जैसा कि यहाँ दिखाया गया। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था एज्यूमशन की आईसी की वैल्यू देखिए, ये जो आईसी की वैल्यू है ये इस तरीके से पॉजिटिव मानी गई है जो कि इस डायरेक्शन के अपोजिट है, इसलिए आईसी की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव ली गई है। आईसी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीडीसी अंडर रूट सी बाई एल साइन ओमेगा टी। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, IT1 अभी भी आई नॉट के बराबर है। ठीक है, ये देखिए IT1 अभी भी आई नॉट के बराबर है बेसिकली। तो ये T इज इक्वल टू T1 पे, ये देखिए यहाँ पर T इज इक्वल टू T1 पे आपका ये कंडीशन है। और ये IT1 अभी भी आई नॉट के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट ये इसका VC का वेव फॉर्म देखा है। VC मतलब कैपेसिटर वोल्टेज। अब कैपेसिटर वोल्टेज का जो वेव फॉर्म है अभी क्या है, देखिए यहाँ पर कैपेसिटर जो है वो जीरो से T1 के बीच में है ना, जीरो से T1 के बीच में कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज है आपका प्लस से माइनस, तो A को पॉजिटिव मानता हूँ, B को नेगेटिव मानता हूँ। तो कैपेसिटर का वोल्टेज पॉजिटिव है विद रेस्पेक्ट टू B, तो जिसको मैंने VDC से चार्ज कर रखा है जैसा कि मैंने आपको एज्यूमशन वन में बताया। तो ये VDC जो है आपका वो पॉजिटिव वोल्टेज इसमें अपीयर हो रहा है। देखिए ये आप ये वेवफॉर्म में देख सकते हैं, ये वाला जो वोल्टेज है वो VDC है। ठीक है, जीरो से T1 तक, तो ये आपका कैपेसिटर वोल्टेज हो गया। नेक्स्ट ये वेवफॉर्म्स दोबारा दिखाई गई क्योंकि इस स्लाइड में मैं वेवफॉर्म्स को यूज करके नेक्स्ट एक्सप्रेशन दे रहा हूँ। देखिए अब ये देखिए टी इक्वल आफ्टर T2, अब ये T2 का मतलब क्या है, ये देखिए ये T2 अब एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये जो आपकी वेवफॉर्म मैंने आपको करंट की वेवफॉर्म बताई थी, जो करंट थी वो आपकी साइनसॉइडल वेव थी, लेकिन करंट नेगेटिव थी। कैपेसिटर की करंट जो रेफरेंस डायरेक्शन माना है उसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव है। तो देखिए ये वाली जो करंट है वो नेगेटिव दिखाई गई है, ये देखिए ये वाला ये साइन वेव यहाँ पर नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, और इसका पीक वैल्यू कितना होगा, जैसा हमने एक्सप्रेशन देखा था VDC अंडर रूट सी बाई एल, तो ये इसका जो पीक वैल्यू होगा वो अंडर रूट सी बाई एल के बराबर होगा। अब इस पॉइंट तक आते आते ये मतलब इस इंस्टेंट को मैं बोल रहा हूँ, ये वाले इंस्टेंट को बोल रहा हूँ मैं T2, ये देखिए यहाँ पर ये मार्क किया हुआ, इसको मैं T2 बोल रहा हूँ। ओके, तो इस पॉइंट तक ये साइन वेव का जो एक साइकिल नेगेटिव कंप्लीट हो गया, मतलब सॉरी हाफ साइकिल इसका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये करंट पॉजिटिव होने की कोशिश करेगी। तो देखिए यहाँ पर जो यहाँ डायग्राम दिखाया गया आफ्टर T2, ये देखिए ये जो थायरिस्टर है बेसिकली T2 के बाद क्या हो रहा है, देखिए T2 के बाद ये समझने वाली बात है कि T2 के बाद ये करंट पॉजिटिव होने की कोशिश करेगी। मतलब कैपेसिटर में जो करंट थी वो अब पॉजिटिव होने की कोशिश करेगी, मतलब करंट का डायरेक्शन बदलेगा। तो जैसे ही करंट का डायरेक्शन बदलेगा तो ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर जो था उसमें करंट की दिशा बदलेगी। तो उसका उसका क्या रिजल्ट होगा, ये जो थायरिस्टर होगा एक ही डायरेक्शन मतलब फॉरवर्ड बायसिंग करंट को अलाउ करेगा।
जैसी करंट की डायरेक्शन बदलेगी T2 के बाद, तो ये जो ऑक्सिलरी थायरिस्टर होगा वो ऑफ हो जाएगा, इसलिए ये ओपन हो गया है। T2 के बाद ये ऑक्सिलरी थायरिस्टर ओपन हो गया है और ये कैपेसिटर में करंट आपकी ऑलरेडी फ्लो कर रही है। तो एक्चुअली करंट ऑक्सिलरी ये वाला जो थायरिस्टर ऑफ हो जाने से अब ये कैपेसिटर की करंट को तो कोई पाथ चाहिए, तो ये करंट ऑक्सिलरी मतलब ये वाली जो कैपेसिटर की करंट है वो डायोड के थ्रू अपना पाथ कंप्लीट करेगी, इसलिए अब T2 के बाद ये डायोड जो है आपका क्लोज हो गया है। डायोड जो हो गया मतलब फॉरवर्ड बायस हो गया, तो ये करंट अब डायोड के थ्रू ये पास ऑन होगी। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस पॉइंट पर आप देखिए, इस पॉइंट पर यहाँ केसीएल अगर आप लगाएंगे, ये वाले पॉइंट पर अगर आप केसीएल लगाएंगे तो IT1 प्लस IC इक्वल टू I नॉट हो जाएगा। तो अब यहाँ T2 के बाद अब ये वैल्यू IT1 की I नॉट के बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक करंट और इसमें मीट कर रही है, ठीक है। तो केसीएल के हिसाब से ये मेरी कंडीशन हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये जो मेन जो थायरिस्टर में करंट है वो I नॉट माइनस IC हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। IC रीचेस टू I नॉट एट T इक्वल टू T3। अब यहाँ पर देखिए इस वेव फॉर्म में देखिए T3 पर एक पॉइंट ऐसा आएगा T3, जब ये जो आपकी I नॉट है, ठीक है, ये जो IC है वो I नॉट के बराबर, क्योंकि ये करंट पॉजिटिव होने की कोशिश करेगी, तो ये बढ़ती हुई करंट है, जैसे ही ये करंट I नॉट के बराबर पहुंचेगी तो ये जो हमने इक्वेशन लिखी है IT1 की, I नॉट माइनस IC, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि जैसी IC वैल्यू जो है I नॉट के बराबर पहुंचेगी तो I नॉट माइनस I नॉट मींस फाइनली जो मेन थायरिस्टर में जो करंट थी वो जीरो हो जाएगी। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट है जो T3 है यहाँ पर दोस्तों, ये वाला जिसको मैं एरो से दिखा रहा हूँ, ये T3 जो इंस्टेंट है, इस पॉइंट पर आके करंट आपकी जीरो हो जाए। कौन सी? जो मेन थायरिस्टर की करंट। तो देखिए ये धीरे धीरे करंट ये जीरो हो रही है, शुरू में आई नॉट थी, कांस्टेंट थी, फिर ये जैसे जैसे T2 से T3 जा रहे हैं तो ये करंट आपकी जीरो हो गई। तो यहाँ पर ये करंट कितनी हो गई कैपेसिटर में करंट अब पूरी करंट फ्लो करने लगेगी आई नॉट, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। ये अब अब यहाँ पर एक चीज और समझने की है, जो कैपेसिटर का वोल्टेज है उसकी क्या पोजीशन होगी। अब कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है, देखिए जब कैपेसिटर में करंट चल रही थी उसकी साइन वेव थी, ठीक है। कैपेसिटर में जो करंट थी उसका मैंने आपको बताया माइनस VDC अंडर रूट सी अपॉन एल, ये जो था माइनस VDC अंडर रूट सी अपॉन एल, ठीक है, साइन ओमेगा नॉट थी, ये थी, ये करंट थी। जब ये करंट कैपेसिटर में, तो कैपेसिटर का वोल्टेज कोसाइन फॉर्म में होगा, ओके, कैपेसिटर का वोल्टेज कोसाइन हो जाएगा। तो जैसी कैपेसिटर का वोल्टेज कोसाइन हो गया, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है बीडीसी की पॉजिटिव थी जो T1 तक, ठीक है, T1 से T2 तक, ये जब ये साइन वेव आपकी हो रही है, ठीक है, ये T1 से T2 तक ये साइन वेव आधा साइकिल कंप्लीट कर रही है, तो उस समय ये जो VC जो है उसका कोसाइन का साइकिल कंप्लीट होगा आधा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर देखिए इसकी पीक वैल्यू आ जाएगी, मतलब प्लस VDC से माइनस VDC हो जाएगा, और इस पॉइंट पर जहां पर ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम है वहां पर ये वोल्टेज जीरो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर वोल्टेज जीरो है, जब जब ये करंट आपका मैक्सिमम है। तो देखिए ये वाले दो पॉइंट आपके कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये यहाँ पर वोल्टेज आपका माइनस VDC हो गया, और यहाँ पर करंट आपका जीरो हो चुका है, थायरिस्टर में, मेन थायरिस्टर में करंट आपका जीरो हो चुका है। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, जो नेक्स्ट आपका जो ये आपका ये देखिए ये जो नेक्स्ट आपका वो आफ्टर T3, मतलब इस T3 के बाद जब आपकी मेन थायरिस्टर में करंट जीरो हो चुकी है, तो आपका ये इक्विवेलेंट सर्किट बन जाएगा। ये इक्विवेलेंट सर्किट आपके सामने है, इसमें क्या दिखाया गया है, मेन थायरिस्टर ऑफ हो चुका है, ऑक्सिलरी पहले ही ऑफ हो चुका था, तो आपका हमारे पास अब केवल एक पाथ बचा है जिसमें LC सर्किट है, ठीक है। और मेन देखिए मेन जो आपका सोर्स है VDC है और LC सर्किट है, और ये दोनों थायरिस्टर ऑफ हो चुके हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली बार बताया था लास्ट लेक्चर में, जो हमारा किसी भी थायरिस्टर को कम्यूटेट करने के लिए, उसको ऑफ करने के लिए दो कंडीशन जरूरी है। पहला कंडीशन होता है उसमें एनोड करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, और दूसरा कंडीशन होता है एनोड से कैथोड के बीच में जो वोल्टेज होता है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि T3 तक जाते जाते इसकी करंट जीरो हो चुकी है, तो एक कंडीशन तो मीट आउट हो गई। अब हमें ये प्रूफ करना है कि T3 के बाद जो इंडक्ट ये मेन थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम थोड़ा देखते हैं, देखिए कैपेसिटर क्या कर रहा है T3 के बाद, अब ये T3 के बाद ये कोसाइन वेव है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, जैसे बताया था कोसाइन वेव है। तो अब ये इस पर्टिकुलर साइकिल के बाद अब ये ऊपर बढ़ना शुरू हो रहा है, देखिए ये आपका T3 के बाद ये मतलब सॉरी T2 के बाद ये बढ़ना शुरू हो रहा है। तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जहां पर ये वोल्टेज, जिसको मैं VA भी बोल देता हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव वोल्टेज, क्योंकि इस इंस्टेंट पर करंट जीरो हो चुका है, ठीक है। और T3 के बाद ये कैपेसिटर में करंट कांस्टेंट हो गया है दोस्तों, तो इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझने की जरूरत है। T3 के बाद करंट कांस्टेंट हो गया कैपेसिटर में, और देखिए ये कैपेसिटर जो सर्किट में लगा हुआ है, ये कैपेसिटर में जब करंट कांस्टेंट होगा, इसका मतलब जो इंडक्टर है साथ में सीरीज में, इसका वोल्टेज जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि V इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी होता है। तो अगर कांस्टेंट करंट कैपेसिटर में चल रहा है तो वही करंट आपका इंडक्टर में होगा, और जब करंट इंडक्टर में कांस्टेंट फ्लो कर रहा है तो उस समय वोल्टेज जो होगा इंडक्टर का वोल्टेज वो जीरो हो जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सीधा सीधा मेन थायरिस्टर के अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेन थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है T3 के बाद वो कैपेसिटर का वोल्टेज ही है। तो कैपेसिटर का वोल्टेज क्या है यहाँ पर T3 के बाद, ये देखिए ये बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया करंट कांस्टेंट हो रही है तो वोल्टेज इसका लीनियरली वेरी करेगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू सी डीवी अपॉन डी टी, ये होता है। ठीक है, आई इज इक्वल टू सी डीवी अपॉन डी टी। तो इस कंडीशन के आधार पर मैं कह सकता हूँ अगर मेरी जो करंट है वो कांस्टेंट है तो वोल्टेज जो होगा वो लीनियरली वेरी करेगा। इस कंडीशन से आप देख सकते हैं, इस कंडीशन से जो वोल्टेज होगा वो इंटीग्रल फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए इस पॉइंट T3 के बाद ये वाला जो वेरिएशन है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो लीनियर वेरी करना है। ठीक है, तो इसका स्लोप आप कैसे निकाल सकते हैं? स्लोप जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया, तो इसका स्लोप क्या होगा, आई अपॉन एल के बराबर हो जाएगा, सॉरी आई अपॉन सी के बराबर होगा। इसका स्लोप होगा आई अपॉन सी। तो यहाँ सिंपल सी बात ये है कि T3 के बाद जब दोनों थायरिस्टर ऑफ हो चुके हैं, जिसमें कि मेन थायरिस्टर मेरे को ऑफ करना था वो थायरिस्टर ऑफ हो चुका है, उस समय कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो पूरा वोल्टेज थायरिस्टर मेन थायरिस्टर के अक्रॉस अप्लाई हो जाएगा। क्योंकि इंडक्टर में वोल्टेज जीरो है तो ये मेन थायरिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो कैपेसिटर वाला वोल्टेज है जो कि नेगेटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं T3 से T4 के बीच में ये हमारा नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है। देखिए ये T3 से T4 के बीच में हमारा वोल्टेज नेगेटिव है। इसकी वैल्यू क्या है, एक्स। देखिए ये वाला जो वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज नेगेटिव वोल्टेज है, VAB जिसको मैंने नाम दिया है। ठीक है, तो ये वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो इस पॉइंट पे आते आते ये देखिए यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट पे ये क्रॉस कर रहा है इसको। ठीक है, इस पॉइंट पर ये, उसके बाद ये वोल्टेज पॉजिटिव हो रहा है। ठीक, तो ये दोनों इसमें कंडीशंस यहाँ पर इसकी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो मैंने आपको अभी वेवफॉर्म बनाई थी, देखिए एक बार दोबारा दिखाया है, तो उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की वो ये है, देखिए यहाँ पर ये जो मेन थायरिस्टर का कंडक्शन टाइम था वो क्या था, ये देखिए यहाँ पर ये कैपेसिटर वोल्टेज है यहाँ पर। ठीक है, कैपेसिटर वोल्टेज, सॉरी कैपेसिटर करंट है यहाँ यहाँ ये जो है T1 से लेके T2 के बीच में यहाँ पर कंडक्शन कर रहा है ये हमारा जो मेन थायरिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ पर T1 से T2 के बीच में इसकी जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा, पाई अपॉन ओमेगा नॉट के बराबर होगा। ओके, तो ये आपका कंडक्शन टाइम है, इससे कंडक्शन टाइम हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब ये दूसरी वेव फॉर्म मैंने आपको बताई थी अभी, जो आपको मैंने डिस्कशन किया था कि जो VAB है, जो नेगेटिव वोल्टेज मेन थायरिस्टर के अक्रॉस आ रहा है, उस वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक या ये मैथमेटिक्स का यूज किया गया है। कैसे किया है, TC हम निकालेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इस ट्राइंगल में ये XYZ जो ट्राइंगल है उसके ट्राइंगल की मदद से हम इसमें TC की वैल्यू निकाल सकते हैं। TC वैल्यू कैसे निकलेगी, ये डेल्ट सॉरी C इंटू VAB अपॉन आई नॉट। ठीक है, C इंटू VAB अपॉन आई नॉट कैसे आया, देखिए ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, देखिए ये वाला जो सर्किट टर्न ऑफ टाइम निकालना है मुझे अगर, तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम कहाँ होगा, यहाँ T3 से लेकर T4 तक, ये वाला इस पॉइंट को हम T3 से T4 तक का जो टाइम है वो सर्किट टर्न ऑफ टाइम होगा। उसका कारण क्या है, यहाँ पर करंट सॉरी वोल्टेज नेगेटिव, उसके नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो मेन थायरिस्टर है तो वो टर्न ऑफ टाइम कहलाता है। तो यहाँ टर्न ऑफ टाइम निकालने के लिए TC जिसको हम सर्किट टर्न ऑफ टाइम बोल रहे हैं वो T3 से T4 के बीच में होगा। जैसा मैंने आपको बताया ये वाला जो टाइम है वो आपका सर्किट टर्न ऑफ टाइम है, ये देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा मतलब जो ट्राइंगल है मेरा XYZ, उसमें आई नॉट अपॉन सी की वैल्यू हम निकाल लूंगा, दैट इज XY अपॉन YZ, दैट इज अगेन VAB अपॉन TC। ठीक है, क्योंकि ये वर्टिकल डिस्टेंस VAB है और ये आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो TC है। ठीक है, तो ट्राइंगल में हम इसको आई नॉट अपॉन सी को, जो कि मैंने आपको बताया था स्लोप होता है, स्लोप उसका आई नॉट अपॉन सी है यहाँ पर, जो कि XY अपॉन YZ के बराबर है, दैट इज आई नॉट अपॉन सी इज इक्वल टू VAB अपॉन TC। तो दिस इज सिंपल, simply you can say that TC is equal to VAB into C upon I नॉट। तो ये आपका एक कंडीशन मेरी आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए जब ये मैंने लिखा है यहाँ पर व्हेन वेयर VAB इज द कैपेसिटर वोल्टेज एट द टाइम ऑफ टर्न ऑफ T1। तो ये जो टर्न ऑफ जिस समय मेन थायरिस्टर टर्न ऑफ हो रहा है उस समय जो VAB है उसके अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई हो रहा है जो कि माइनस है, नेगेटिव है, जैसा हमने वेवफॉर्म में देखा। अब T इक्वल टू T3 पर IC की वैल्यू आई नॉट के बराबर है। ठीक है, क्योंकि मेन थायरिस्टर की करंट जीरो हो चुकी है। अब इस कंडीशन को हम इसमें रख देते हैं तो हमारे पास ओमेगा T3 की वैल्यू आ जाएगी। अब ओमेगा T3 कैसे आएगा, VDC अंडर रूट सी अपॉन एल साइन ओमेगा T3। ओके, T3 इंस्टेंट मैंने आपको बताया था, जिस पॉइंट से अगले T4 तक सर्किट का टर्न ऑफ टाइम निकालना है, तो ओमेगा T3 की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स ओमेगा आई नॉट अपॉन VDC अंडर रूट सी अपॉन एल। ठीक है, तो दिस इज सिंपली साइन इनवर्स आई नॉट अपॉन ICP। ICP में वो किसको बोल रहा हूँ, ICP बोल रहा हूँ इसको, ये ICP इज इक्वल टू VDC अंडर रूट सी अपॉन एल। ठीक है, तो ये VAB की वैल्यू आ जाएगी VDC cos ओमेगा
T3, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपका जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो कोसाइन कोसाइन फॉर्म वेव में होगा, क्योंकि जो कैपेसिटर के थ्रू करंट चल रही है वो साइन वेव है, इसलिए कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा हमेशा वो कोसाइन वेव होगी। ठीक है, जैसा कि हमने वेव फॉर्म में देखा। अब ये यहाँ पर ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये समझने की है, थोड़ा सा ये कंडीशन आपको समझनी चाहिए यहाँ पर कि अगर आई नॉट की वैल्यू 10 एम्पियर है मान लीजिए और आईसीपी की वैल्यू अगर 5 एम्पियर है, तो ये जो रेशो मैंने निकाला ओमेगा T3 का वो हमेशा 1 से ज्यादा आएगा, जबकि ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से साइन इनवर्स 1 मतलब ग्रेटर देन साइन की वैल्यू 1 से कभी ज्यादा नहीं हो सकती, तो उस केस में ये प्रोसीजर हमारा फेल हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, सर्किट के कंपोनेंट्स को इस तरीके से डिजाइन करते हैं जिससे कम्यूटेशन उसका सक्सेसफुल हो। तो उस केस में हमें क्या ध्यान रखना होता है कि आई नॉट अपॉन आईसीपी की वैल्यू हमेशा 1 से कम रहे। ठीक है, जब ये कंडीशन हमारी मीट आउट होगी तो उस समय हमारा ये ओमेगा T3 का कंडीशन आपका मीट आउट हो जाएगा, मींस साइन इनवर्स का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 1 या 1 से कम आएगा, सो दैट वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा T3। ओके, अब देखिए एक एग्जांपल की मदद से हम इसको और अच्छे तरह से समझ सकते हैं। तो एग्जांपल में देखिए, ये एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है, ये आपका करंट कम्यूटेशन का एग्जांपल है। अब करंट कम्यूटेशन क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली इसमें क्या किया है, हमने पहले करंट जीरो हुई है मेन थायरिस्टर में, और उसके बाद फिर हमने नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया है। ओके, तो इसलिए इसको करंट कम्यूटेशन बोला जाता है। ठीक है, तो क्लास बी कम्यूटेशन या रेजोनेंट कम्यूटेशन भी कहते हैं, या रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन भी कहते हैं। तो ये हमारा एक सर्किट है, इसमें इस सर्किट में हमें क्या लिखा हुआ, ए रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन और क्लास बी कम्यूटेशन है सी इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड एंड एल इक्वल टू 5 माइक्रोहेनरी। तो इसमें इस सर्किट में हमें एल और सी की वैल्यू दे रखी है, इनिशियल वोल्टेज दे रखा है कैपेसिटर का विच इज 230 वोल्ट्स, और कांस्टेंट लोड करंट है 300 एम्पियर की। तो हमें दो तीन चीजें कैलकुलेट करनी है। पहली चीज तो हमें कैलकुलेट करनी है कंडक्शन टाइम फॉर ऑक्सिलरी थायरिस्टर, दूसरी चीज है वोल्टेज अक्रॉस T1 व्हेन इट गेट्स कम्यूटेटेड, एंड थर्ड पॉइंट इज सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर मेन थायरिस्टर। तो दोस्तों ये हमने सारी इक्वेशन पिछले स्लाइड्स में मैंने आपसे डिस्कस की, हम ड्राइव कर चुके हैं। हम देखिए उसको कैसे अप्लाई करना है एक करके देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, ये सारी वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर रखी हैं। ठीक है, ये वैल्यू दे रखी है और हमने कुछ इक्वेशन फाइंड आउट कर रखी है। तो कंडक्शन टाइम के लिए हमने क्या बताया था आपको, जब टी ऑन होता है तो उसकी ऑक्सिलरी थायरिस्टर का तो क्या होता है, पाई अपॉन ओमेगा नॉट होता है, जैसा हमने देखा अभी। तो यहाँ पर पाई अपॉन ओमेगा नॉट, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एल सी होता है, हमने ठीक है लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो जो आ जाएगी आपकी 10 टू पावर 5 रेडियन पर सेकंड। तो उसकी मदद से आप टी ऑन की वैल्यू निकाल सकते हैं, विच इज ऑक्सिलरी थायरिस्टर टर्न ऑन टाइम, विच इज 31.416 माइक्रो सेकंड। बी पार्ट के लिए क्या करेंगे, जब आपका मेन जो थायरिस्टर है जब ऑफ हो चुका है तो उसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है, मैंने आपको बताया वीएबी, जो कि हमारा इक्वेशन आया था वीडीसी कॉस ओमेगा T3। ठीक है, तो सिंपली इस इक्वेशन में पुट कर दी वैल्यूज, जो हमने जितनी भी वैल्यूज फाइंड की है, तो ओमेगा T3 की वैल्यू हो जाएगी साइन इनवर्स आई नॉट अपॉन वीडीसी अंडर रूट सी अपॉन एल। तो इसमें सारी वैल्यू पुट कर दी, सारी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी है। तो यू आर गेटिंग दिस ओमेगा T3 इज इक्वल टू दिस 40.706 डिग्री। ठीक है, तो VAB की वैल्यू अब इसमें रख निकाल सकते हैं VDC cos ओमेगा T3 की मदद से, ये सी इक्वेशन की मदद से, जो कि हमने पहले भी डिस्कस की थी, उसकी मदद से निकालेंगे। तो VAB की वैल्यू आ जाएगी 174.356 वोल्ट। तो ये आपका जो वोल्टेज है, जो कि नेगेटिव वोल्टेज है, वो कैपेसिटर के अक्रॉस है, वही आपका मेन थायरिस्टर के अक्रॉस अप्लाई होगा, जिससे ये टर्न ऑफ हो जाएगा। ओके, और ये थर्ड पार्ट क्या है हमारा, सर्किट टर्न ऑफ टाइम। तो सर्किट टर्न ऑफ टाइम के लिए मैंने दोस्तों आपको बताया था, वो हमने अभी जो भी उसमें ट्रिग्नोमेट्री की मदद से एक फॉर्मूला ड्राइव किया था, टी सी इक्वल टू सी इंटू वी ए बी अपॉन आई नॉट। तो इसमें वैल्यूज रख दीजिए सी और वी ए बी वगैरह जो हमने कैलकुलेट किए हैं, आई नॉट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में। यू आर गेटिंग दिस टी सी इक्वल टू 11.624 माइक्रो सेकंड। दिस इज सिंपल कैलकुलेशन। ओके, अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं दोस्तों। ये ये भी एग्जाम्पल आपका देखिए, इसमें वीडीसी की वैल्यू दे रखी है, आई नॉट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है, और सर्किट टर्न ऑफ टाइम फॉर main thyristor is given, that is 25 microsecond, and reverse current is limited to 150% of I naught। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हट के वैल्यूज दे गई हैं। तो हमें क्या करना है, डिटरमिन करना है द वैल्यूज ऑफ कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स, मतलब एल और सी। जो यहाँ पर एल और सी हमने यूज किया, तो बेसिकली एक डिजाइन प्रॉब्लम है ये। इसमें कैसे डिजाइन करेंगे, एल सी कंपोनेंट्स की वैल्यू हमें कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ठीक है, इसमें भी सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, देखिए वीडीसी की वैल्यू दे रखी है, आई नॉट दे रखा है यहाँ पर, टीसी की वैल्यू दे रखी है, और आईसीपी दे रखा है दोस्तों, सीपी, क्योंकि वो 150% है आई नॉट का, तो इसका मतलब 1.5 गुना हो गया आई नॉट का। ठीक है, आई नॉट हमारा दे रखा है 200, तो 200 का 1.5 गुना 300 एम्पियर हो जाता है। तो ओमेगा T3 हम निकाल सकते हैं यहाँ से। ओमेगा T3 जैसे ओमेगा T3 की वैल्यू निकाली है, तो ओमेगा T3 निकालने से मेरे को क्या फायदा हुआ, मैं सीधे सीधे VAB पता कर सकता हूँ। तो VAB मेरा इस केस में आ जाएगा VDC इंटू कॉस ओमेगा T3, जो कि यहाँ पर आएगा 171.43 डिग्री। ठीक है, सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर वैल्यू पुट करके VAB निकाल लिया। अब TC निकालने के लिए मुझे अगेन मैं इक्वेशन यूज करूंगा, तो C इंटू VAB अपॉन आई नॉट। अब लेकिन यहाँ पर TC ऑलरेडी दे रखा है 25 माइक्रो सेकंड, तो यहाँ पर क्या है
केवल सी अननोन है, तो जो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है सी, सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इनको थोड़ा सा इक्वेशन को अरेंज करके आप देख सकते हैं सी की वैल्यू आई 29.167 माइक्रोफेरेड। और अब एल अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए मैं ये इक्वेशन का यूज करूंगा जो उसकी कैपेसिटर के थ्रू जो पीक करंट है विच इज आईसीपी विच इज वीडीसी अंडर रूट सी अपॉन एल, ठीक है, दैट इज 1.5 इंटू 200, ठीक। तो हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, सी की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये रेशो 1.701 आ जाता है। तो इसकी एल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ये वैल्यूज पुट करके, मतलब 29.167 अपॉन 1.701, तो आपकी वैल्यू आएगी एल की 17.146 माइक्रो हेनरी। तो दोस्तों ये जो था, ये एग्जाम्पल ये डिजाइन का था। तो दोस्तों ये तो आज के लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। अगले लेक्चर में जो कम्यूटेशन का एक और टाइम है जिसको हम वोल्टेज कम्यूटेशन बोलते हैं वो डिस्कस करूंगा। तो ये आज का लेक्चर मैं यहीं पे बाइंड अप करता हूँ दोस्तों। और आपको, आपने मेरे लेक्चर को देखा, अपना टाइम दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं दोस्तों तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वीडियोस आगे देखने के लिए इसका इसका ये जो मेरा लाइक वाला बटन है उसको आप थोड़ा दबाइए, जिससे आपको अगले वीडियोस की जानकारी मिलेगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।